हेलो फ्रेंड्स। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सबके बच्चे बहुत अच्छा कर रहे होते हैं एकेडमिक में, और अचानक से हमें ये महसूस होने लगता है कि हमारा बच्चा पढ़ाई में अब उतना अच्छा नहीं कर रहा, या धीरे धीरे उसकी परफॉर्मेंस पहले से डिटेरियोरेट होती जा रही है, या जो उसके मार्क्स थे वह पहले से कम आते जा रहे हैं। तो इस समस्या के लिए बहुत सारे पेरेंट्स ये बात कहते हैं कि मैम, लगता है कि इसका ना पढ़ाई में अब मन नहीं है, अब इसका दिमाग इधर उधर की चीज़ों में लगने लगा है, या फिर अभी ये मोबाइल में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आपका बच्चा या आपके किसी जानकार के साथ आप इस तरीके की समस्या देखें कि एक बच्चा जो पढ़ाई में पहले बहुत अच्छा था लेकिन अब धीरे धीरे उसके मार्क्स पहले से कम आते जा रहे हैं, तो उसका कारण सिर्फ यही नहीं होता कि अब उसका दिमाग इधर उधर की बातों में ज़्यादा लग गया या फिर अब वो मोबाइल में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया। उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। उसके पीछे बायोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं, जैसे हो सकता है कि उसको शरीर में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही हो जो वो ना बता पा रहा हो, या हो सकता है उसके पीछे कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर हो, साइकोलॉजिकल फैक्टर हो, इमोशनल फैक्टर हो, या और बहुत सारे अदर फैक्टर भी उसमें हो सकते हैं। जिस तरीके से हम यहाँ देख केस के थ्रू इस चीज़ को देखेंगे कि हमारे पास एक केस आया जिसमें एक पेरेंट्स ने कहा कि मैम, मेरा बच्चा पहले इसके बहुत अच्छे मार्क्स आते थे लेकिन अभी धीरे धीरे ये 80% से 50% पे आ गया, क्योंकि अब ये मोबाइल ज़्यादा चलाता है और इसका मन पढ़ाई में नहीं लगता। तो जब हमने उस बच्चे के साथ रैपो इस्टेब्लिश किया और जब हम उसने उसकी इस डिट्योरेटिंग परफॉर्मेंस के पीछे कॉजेज़ को जानना चाहा, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई। हमने उसमें देखा कि उस बच्चे को बहुत ज़्यादा डाउजीनेस होती थी, बहुत फैटीग होता था। शायद पेरेंट्स को ये भी लगता था कि इसकी इम्यूनिटी बहुत डाउन है, इसको थोड़ी सी फिजिकल वीकनेस है, तो इसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। लेकिन उसकी जो फिजिकल वीकनेस थी उसके क्या कारण थे? उसका कारण, फिजिकल वीकनेस का कारण ये नहीं होता कि बच्चा खाता कम है। अगर वो खा नहीं रहा या उसकी डाइट में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा खा रहा है, वो भी इमोशनल डिस्टर्बेंसेस की निशानी है। और अगर बच्चा ज़रूरत से कम खा रहा है तो वो भी इमोशनल और साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस की निशानी है। तो फिर उसके बाद देखा गया कि जो बच्चे को बहुत फैटीग होना, बहुत जल्दी बीमार पड़ जाना, बहुत कॉन्स्टिपेशन होना, या फिर पेट ठीक से प्रॉपर, पेट का डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम ना करना, इन सब फैक्टर्स के पीछे क्या कारण हो सकता है। तो वहाँ फिर हमारे सामने जो फैक्टर निकल कर आया, एक्चुअली उस बच्चे की ना क्लास में बहुत ज़्यादा बुली होती थी। वो बच्चा बहुत ही आइडियलिस्टिक था और बहुत ही सीधा, शुरू से हाई वैल्यूज सीखे हुए थे, तो बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक बच्चा था। उस बच्चे की, कुछ बच्चे थे जो क्लास में ग्रुप बनाकर उसकी बहुत बुली करते थे। वो बच्चा इतना ज़्यादा नर्वस हो जाता था और इतना ज़्यादा घबरा जाता था, क्योंकि बचपन से वो इमोशनली हर प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट था। कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो पेरेंट्स उस चीज़ को सॉल्व करते थे। तो उस बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं थी। तो वो इतना ज़्यादा उन चीज़ों से परेशान हो गया था कि उसके अंदर एक इमोशनल कैथारसिस की सिचुएशन आ गई, और वो हर समय अपने ही इमोशनल डिस्टर्बेंसेस में खोया रहता था। अपने पेरेंट्स से भी ठीक तरीके से बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। कभी पेरेंट्स से शेयर भी किया तो पेरेंट्स कहते थे कि तुम्हारे साथ ही रोज की प्रॉब्लम होती है और बच्चों के साथ तो नहीं होती। तो इस तरह धीरे धीरे वो बच्चा अपने ही सेल्फ पुअर कॉन्सेप्ट में चला गया और उसको लगने लगा कि शायद प्रॉब्लम मेरे साथ ही है। और उसने अपनी इमेज, सेल्फ कॉन्सेप्ट उसका इतना पुअर हो गया कि उसने अपनी इमेज अपनी नज़रों में बिल्कुल डाउन कर ली। जब वो किसी से भी इंटरेक्ट करता तो हर समय वो मोमेंट में नहीं रहता था। फिजिकली तो वो एक जगह पर है, लेकिन मेंटली उसको नहीं पता होता था कि मेरे सामने क्या हो रहा है, क्योंकि उसके दिमाग के अंदर उसकी अपनी एक सीडी प्ले होती रहती थी। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो उस बच्चे के साथ एकेडमिकल प्रॉब्लम आ रही है, उसके पीछे उसके कुछ फिजिकल कारण हैं। बहुत जल्दी फैटीग और उसको बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनना इतनी छोटी सी एज में, बहुत जल्दी उसको लेथार्जीनेस हो जाना, इम्यूनिटी डाउन हो जाना, फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ना, कॉन्स्टिपेशन होना। और इन फिजिकल रीजंस के पीछे जो उसके रीज़न थे वो इमोशनल और साइकोलॉजिकल रीज़न थे, क्योंकि उसके अंदर सेल्फ पुअर कॉन्सेप्ट हो चुका था। उसके आइडेंटिटी क्राइसिस की प्रॉब्लम, उसने अपने आइडेंटिटी को बहुत ही पुअर मान लिया था अपनी नज़रों में। तो जब हमने धीरे धीरे वो बैक पे काम करना शुरू किया, उस बच्चे को ये रियलाइज़ कराना शुरू किया कि आप बहुत अच्छे हो
और आप अपने आप को पहचानिए कि आपकी क्या वर्थ है। तो धीरे धीरे जब उसकी नज़रों में उसकी आइडेंटिटी अपनी अच्छी हुई और उसने अपने आप को जाना, कहते हैं ना मन के हारे हार है मन के जीते जीत, तो धीरे धीरे उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर वर्क किया गया। और जैसे जैसे उसने अपने आप पर वर्क किया वैसे वैसे वो बच्चा कॉन्फिडेंट हुआ और उसकी जो साइकोसोमैटिक सिम्टम्स थे वो सब ठीक हुए। और जैसे जैसे उसके अंदर साइकोलॉजिकल चेंजेस आए, इमोशनल चेंजेस आए, वैसे वैसे उसकी एकेडमिकल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती गई। और इसके सिवाय और क्या रीज़न हो सकते हैं। एक पेरेंट्स हमारे पास आए कि मेरा बच्चा ठीक से पढ़ नहीं रहा, इसके स्केटिंग में बहुत अच्छा है, इसके दिमाग में आजकल स्केटिंग में ज़्यादा है, एक्टिविटी में दिमाग रहता है लेकिन पढ़ाई में दिमाग नहीं रहता। तो उन्होंने, मैंने कहा तो आप इसको कैसे समझाते हो। उन्होंने कहा मैम समझाते नहीं, रोज़ ही पिटाई खाता है हमसे। तो जब हमने उस बच्चे का टेस्ट किया IQ टेस्ट, तो हमने देखा कि वो बच्चा तो बिल्कुल ही तरह से ना एक मंद बुद्धि बच्चा था। तो मंद बुद्धि बच्चों का और ऑब्वियसली थोड़ा सा लर्निंग प्रॉब्लम्स तो होती है उन बच्चों में। तो अपने बच्चों को, हाँ, जब भी हमारा बच्चा नहीं पढ़ता तो उसका सिर्फ एक ही रीज़न नहीं होता कि उसका तो कामचोर है या उसका पढ़ाई में मन नहीं है या उसका एक्टिविटी में मन है या वो मोबाइल टीवी में लगा रहता है। उसके पीछे बहुत सारे साइकोलॉजिकल, जैसे IQ का लो होना या बच्चे का मंदबुद्धि होना, बहुत सारे साइकोलॉजिकल रीज़न, बहुत सारे इमोशनल रीज़न, बहुत सारे एनवायरमेंटल रीज़न, साइकोसोमैटिक रीज़न या फिज़िकल रीज़न, बहुत सारे ऐसे अदर कॉजेज़ हो सकते हैं। तो अपने बच्चों को कभी भी किसी भी नाम से, जैसे आलसी, कामचोर, इस तरीके के नाम से टैग करने की जगह ज़रूरी है कि उसके पीछे छुपे हुए उस कारण को जानिए, उस रीज़न को जानिए, जिससे कि हम बच्चे पर उसी दिशा में काम कर सकें। ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार आप मान लीजिए कि आप बहुत ही अच्छे शेफ़ हो, लेकिन किसी दिन आपका मन किसी वजह से बहुत ज़्यादा उदास है और काफ़ी लंबे समय से आपके अंदर वो डिस्टर्बेंस, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस चले आ रहे हैं, तो पूरे चांसेस होंगे कि कोई भी रेसिपी बनाते समय उस रेसिपी में थोड़े बहुत मसाले गड़बड़ हो जाए। क्योंकि आप कितने भी अच्छे शेफ़ हैं लेकिन मेंटली इस समय आपका दिमाग अपनी उस उधेड़-बुन में है। ठीक इसी तरह हर बच्चा जो पढ़ाई में डिटेरियोरेट हो रहा है या अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा, ज़रूरी नहीं कि वो कामचोर हो या वो सिर्फ मोबाइल में दिमाग लगाना जानता हो या उसका पढ़ाई में मन ना लगता हो या कंसंट्रेशन की कमी हो सकता है उसके पीछे कुछ और अदर फैक्टर हों, साइकोलॉजिकल फैक्टर, साइकोसोमैटिक फैक्टर, इमोशनल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर, न्यूरोलॉजिकल फैक्टर या बायोलॉजिकल फैक्टर। तो अपने बच्चों को उसके नज़रिए से जानिए, अपने नज़रिए से नहीं। हमें अपने बच्चों को लेकर कभी भी प्रिजुडाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि न सिर्फ अवस्था, मौसम, आयु और समय बदलता है, बहुत सारी सिचुएशंस भी बदलती हैं। हर नादानी इंटेंशनल नहीं होती, बहुत सारे हमारे कार्य, हमारी एक्टिविटी सिचुएशनल भी होती हैं। तो अपने बच्चों को किसी भी तरीके से टैग ना करें। अपने बच्चे की किसी भी परिवर्तन को लेकर उसके पीछे के कारणों को समझिए और उस पर अकॉर्डिंगली वर्क कीजिए। और इसमें कोई भी अगर आपको किसी भी तरह की समस्या आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। आज ही अपने डियर वंस के साथ यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आपकी छोटी सी शेयरिंग से किसी की मेंटल हेल्थ अच्छी बन सके और हम इस नए साल पर किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकें। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को अपने डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। अपना और अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिएगा।